नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे आज मानसून की, क्योंकि मानसून को लेकर ताज़ा अनुमान जारी हुआ है और जहां पर यह कहा गया है कि मानसून में और सुधार की संभावना बनी हुई है। इस बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट देंगे कि कितनी बारिश इस साल हो सकती है, लेकिन उससे पहले बात बम्पर कॉल की, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है जिंक, जहाँ पे 168 के भाव पर बाइंग की सलाह है। 171 का टारगेट होगा। 166 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई करें, कॉपर में 357 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 363 का टारगेट होगा। 354 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और इसके अलावा अगर आप कारोबार करना चाहते हैं आज, तो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण काउंटर है जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। सोयाबीन 2900 के भाव पर बिकवाली की सलाह है। 2820 का टारगेट होगा। तो ये कोई महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अब मानसून की। जी हां, मानसून के अनुमान में सुधार हुआ है और आईएमडी के मुताबिक इस साल मानसून में और सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। अगर ऐसा होता है तो 100% बारिश इस मानसून सीजन में 4 महीने के दौरान जून से सितंबर के बीच हो सकती है। पिछला अनुमान यानी जो अप्रैल में अनुमान जारी हुआ था, पहला अनुमान मौसम विभाग का 96% बारिश का था। हालांकि दूसरा आधिकारिक अनुमान जून के पहले हफ्ते में जारी होगा, लेकिन इस बात के संकेत आईएमडी की तरफ से दिए गए हैं कि मानसून में सुधार की गुंजाइश बढ़ गई है। इसके पीछे वजह यह है कि जो अल नीनो की आशंका थी, अल नीनो की आशंका कुछ कम हुई है और अल नीनो की आशंका कम होने की बात ऑस्ट्रेलियन वेदर एजेंसी ने भी मानी है। मतलब साफ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एजेंसी ने पहले इस बात की संभावना जताई थी कि इस बार अल नीनो की आशंका से मानसून पर असर पड़ेगा, लेकिन इसकी संभावना कम हुई है। इस बात को ऑस्ट्रेलियन वेदर ब्यूरो ने भी माना है। तो एक बड़ी अच्छी खबर, मानसून के मोर्चे पर 100% तक बारिश इस मानसून सीजन में होने की संभावना बढ़ गई है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ महेश पलावत हैं, आईएमडी के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, और साथ ही हमारे साथ देवेंद्र शर्मा हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। महेश पलावत, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, आईएमडी ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं कि मानसून में कुछ सुधार की गुंजाइश बन गई है। क्या आप भी अपना मानसून का अनुमान यहाँ पर रिवाइज करेंगे? देखिए, मैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट स्काईमेट का हूँ, आईएमडी का नहीं हूँ। जी, स्काईमेट का जी। हाँ। ये जो अभी आईएमडी ने बोला है और ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने रिवाइज किया है अल नीनो का फोरकास्ट, तो अभी क्या है कि जैसे पिछले साल ला नीना था, जो जिसके कारण मानसून थोड़ा अच्छा होता है, तो उसके बावजूद 97% रेनफॉल हुई थी। तो अभी जो ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के हिसाब से भी 8 में से 5 मॉडल अभी दिखा रहे हैं कि अल नीनो रहेगा। तो जो थोड़ा सा रिवाइज हुआ है वो थोड़ा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव चले गए हैं। हमने 95 बोला था और 96 बोला था, लेकिन अभी अगर थोड़ा सा अल नीनो टेपर होता है यानी कम होता है और इंडियन ओशन डाइपोल अच्छा होता है, जो जिससे कि मानसून बढ़ता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो 97 या 98% तक भी जा सकता है। और 97 या 98% अगर जाता है मानसून तो काफी अच्छी बात होती है, क्योंकि 97 जो पिछले साल था उसमें भी काफी अच्छी बारिश देखने को मिली थी। तो इस बार भी लग रहा है कि जून जो हमारे हिसाब से काफी अच्छा निकलेगा, उसके बाद जुलाई के एंड में और अगस्त में थोड़ी सी रेनफॉल कम होगी, और खास करके जो राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी, इस इलाके में सामान्य से कम बारिश है और बाकी इलाकों में नॉर्मल है। और ईस्ट इंडिया खासकर आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन इलाकों में काफी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। हाँ, पलावत जी, आपने काफी विस्तार से समझाया, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, अभी करीब 20 दिन का वक्त बचा है मानसून का सीजन शुरू होने में, और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है विदेश में, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मानसून के ऊपर? देखिए, जो हीट वेव कंडीशन आनी चाहिए थी उतनी हीट वेव कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि अप्रैल 20 तक काफी अच्छी गर्मी थी, उसके बाद टेम्परेचर कम हुआ और 2-3 दिनों में फिर से टेम्परेचर बढ़े थे, लेकिन अभी भी ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव कंडीशन नहीं चल रही है। खासकर आप देखेंगे कि एमपी में, तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है, इस सारे इलाके में अच्छी बारिश हो रही है। कल जो हैदराबाद वगैरह में बहुत ज्यादा हैवी रेन हुई थी, तो इसका अगर हीट ज्यादा होती है तो उसका पॉजिटिव असर पड़ता है, लेकिन
जो बाकी कंडीशंस दिखा रही हैं कि मानसून टाइम पर ही आएगा, लगभग 2 तारीख या 3 तारीख के आसपास आ जाएगा और रेन अच्छी जो एंड ऑफ मई में अच्छी शुरुआत हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जून में काफी अच्छी बारिश हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात है पलावत जी, जो बात मौसम विभाग ने भी कही है अपनी रिपोर्ट में, पहली रिपोर्ट में, कि जो रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस साल बेहतर होने की संभावना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि कई बार जब पिछले साल भी मानसून ठीक रहा था, लेकिन कई इलाके ऐसे थे देश के जहां पर काफ़ी कम बारिश हुई थी। ये एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेन का तो देश के हर इलाके में फसल को फायदा होता है और पीने का जो पानी है उसकी स्थिति बेहतर होती है। आपका अपना अनुमान क्या है इसको लेकर के? जी इस बार देखिए, जैसे जून में काफी अच्छी बारिश दिख रही है और प्रोग्रेस ऑफ मानसून भी अच्छी है कि साउथ पेनिनसुला और सेंट्रल इंडिया तक बारिश आ जाएगी। तो जो धान की जो फसल की बुआई होती है वो समय पर होगी, उसमें डिले नहीं होगा। और उसके बाद ईस्ट इंडिया भी ठीक ठाक रहेगा और सेंट्रल इंडिया में खास करके जो ईस्ट एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, विदर्भ वगैरह, इस इलाके में भी ठीक बारिश है। केवल जो रिस्क वाले इलाके हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात रहेंगे। हो सकता है कि वेस्ट यूपी में भी थोड़ी सी कम बारिश हो, लेकिन हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी और राजस्थान के कुछ इलाके, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, तो उस पर मानसून का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मानसून काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मानसून काफी बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। एक और आपसे आखिरी सवाल मिस्टर पलावत, कि जिस तरह से आपने बताया जून से सितंबर के बीच सबसे ज़्यादा बारिश आपके मुताबिक किस महीने में होने वाली है? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है खरीफ की बुआई को लेकर के। तो जुलाई के महीने में क्या बारिश की स्थिति ज़्यादा बेहतर रहेगी? जो जून और सितंबर में जो बारिश होती है, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज की टोटल 89 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो जून और सितंबर में 16-17 सेंटीमीटर होती है, 16 इधर और 17 उधर। और बीच में जो जुलाई और अगस्त है वही मेन बारिश के महीने हैं जो पूरे इंडिया में अच्छी बारिश होती है। तो जून अच्छा रहेगा और जुलाई का फर्स्ट हाफ भी अच्छा रह सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ में अल नीनो बनने के चांस हैं, तो बारिश की कमी आएगी जुलाई में और अगस्त में। सितंबर में पॉजिटिव आईओडी हो सकता है, तो सितंबर में फिर थोड़ा सा रिवाइव हो सकता है, लेकिन जुलाई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। शुरुआत तो सही रहेगी, लेकिन आगे हो सकता है, जो मॉडल दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्क लेटर पार्ट ऑफ जुलाई में हो सकता है। एक और सवाल आपसे, मानसून इस साल बेहतर रहने वाला है और इससे पहले कल ही सरकार ने ये अनुमान जारी किया है, तीसरा अनुमान, जहां पर यह कहा गया है कि इस साल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन की संभावना है। 27 करोड़ 34 लाख टन अनाज उत्पादन का अनुमान सरकार के तीसरे अनुमान में जताया गया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस साल एक और नया रिकॉर्ड बनेगा अनाज उत्पादन का? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जून अच्छा रहेगा और जुलाई में भी बारिश शुरू में ठीक रहेगी और ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया ठीक रहेंगे, और बाकी इलाके जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी है वहाँ अगर मानसून कम भी होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है कि इस बार जो फसल है वो अच्छी रहे। और इस बार एक और कारण रहा है कि जो रबी की फसल थी, जो आप देखते थे कि जो मार्च और अप्रैल में जो अनसीजनल रेन होती थी, जो ओले वगैरह गिरते थे और आंधी के साथ बारिश आती थी, वो इस बार काफी कम रही है, तो फसलों को नुकसान काफी कम हुआ है। तो उसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है कि अगले मार्च और अप्रैल में कैसा सीजन रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश पलावत आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए कि मानसून को लेकर आगे क्या स्थिति रहने वाली है। इस बीच आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अनाज उत्पादन के आंकड़े, तीसरा अनुमान सरकार ने जारी किया है, जिसमें अलग अलग फसल की आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी उम्मीद है उत्पादन की। और अगर हम बात करें यहाँ पर दलहन की, तो दलहन का उत्पादन, चने की बात करें तो 90 लाख के आसपास उत्पादन होने की संभावना, जबकि पिछले साल 70 लाख टन का उत्पादन हुआ था। तुअर का उत्पादन 46 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल करीब 25 लाख टन के आसपास उत्पादन हुआ था। उड़द का उत्पादन 19.5 लाख टन से बढ़कर 29 लाख टन के स्तर को पार कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तिलहन की, तो 140 लाख टन सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछले साल करीब 86 लाख टन का उत्पादन हुआ था। मूंगफली का उत्पादन 76.5 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 67 लाख टन के आसपास उत्पादन हुआ था। कैस्टर का उत्पादन 15.5 लाख टन होने की संभावना है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन बाकी ऑयल सीड का उत्पादन यहाँ पर बढ़ने वाला है। हमारे साथ बीरेन वकील हैं,
और साथ ही हमारे साथ किशोर नारने हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बीरेन वकील, जो अभी दो महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, एक तो ये कि इस साल मानसून और बेहतर होने की संभावना बढ़ गई है, और दूसरा ये कि उत्पादन का जो अनुमान आया है उसमें ये कहा गया है कि इस साल रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन होगा। सोयाबीन या फिर बात करें दलहन की, तो यहाँ पर उत्पादन काफ़ी बढ़ने वाला है। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है। ऐसे में ओवरऑल एग्री मार्केट पर क्या व्यू है आपका? अभी रेंज बाउंड सीमित दायरे में मार्केट रहेगा। मॉनसून के बारे में थोड़ी सी बार बार कहानी में ट्विस्ट आ रही है, जैसे कि आईएमडी का आज अनुमान पॉजिटिव है कि बारिश काफ़ी अच्छी रहेगी। 2 दिन पहले जो न्यूज़ एजेंसी थी तो ऐसा अनुमान था कि गवर्नमेंट हैज़ इंस्ट्रक्टेड कि भाई कंटिजेंसी के लिए तैयार रहो। तो दिस कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आइटम्स और जो बार बार इसमें जो इरेटिक आ रहा है, कभी अल नीनो कभी अच्छा मानसून, तो बेटर है कि इनको ये नॉइज़ को, स्पेशली रैंडम नॉइज़ जो आ रहा है उसको इग्नोर करना चाहिए। ओके, ठीक है। किशोर नारने, आपके हिसाब से 140 लाख टन सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है, गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है, क्या करना चाहिए? क्योंकि फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर भी इसकी ट्रेडिंग होती है। 9 करोड़ 74 लाख टन के आसपास गेहूं उत्पादन का अनुमान है। क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में, सोयाबीन में, गेहूं में? आई थिंक गेहूँ तो कुछ खास ट्रेड हो नहीं रहे, मतलब एक्चुअली पार्टिसिपेशन बहुत कमज़ोर है, तो मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा या सलाह नहीं दूंगा उसमें ट्रेड करें। बट आई थिंक सोयाबीन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि ये जो पुल बैक हम लोग ने देखा है, आई थिंक उसको यूज़ करना चाहिए बिकवाली करने में। आज तो मैं 2900 के आसपास तो इसमें बिकवाली का सलाह दूंगा 2940 का स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड में आपको 2820 के आसपास का टारगेट के लिए। जी, तो आगे बढ़ते हैं। और इस बीच एक खबर ये भी आई है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खाद्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि एडिबल ऑयल और ऑयल सीड से तत्काल प्रभाव से स्टॉक लिमिट हटाई जाए और इसे कंट्रोल ऑर्डर से, स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर से बाहर किया जाए। देश में फिलहाल कुल खपत का करीब 70% एडिबल ऑयल का इंपोर्ट होता है, जबकि इंपोर्टेड ऑयल पे स्टॉक लिमिट लागू नहीं है, लेकिन देश में इसे लागू किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सी के ईडी बीबी मेहता हैं फोन लाइन पर। मेहता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जो ताज़ा अनुमान आया है उत्पादन का, 140 लाख टन सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का उत्पादन भी बढ़ने वाला है, 76.5 लाख टन के आसपास उत्पादन है। आपने सही वक्त में चिट्ठी लिखी है सरकार को कि स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर से बाहर किया जाए ऑयल सीड का। क्या कुछ पॉजिटिव सिग्नल आपको सरकार की तरफ से मिल रहे हैं? नहीं, अब नृत्य जी, अभी तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव लास्ट वीक में हमने भेजा है, उसके बाद में हम फॉलो अप जरूर करेंगे मिनिस्ट्री में, मिनिस्टर साहब के पास, और सेक्रेटरी जो कंज्यूमर सेक्रेटरी उनके साथ भी बात करने वाले हैं। पर जैसे जब आप इम्पोर्टेड ऑयल 70% जो इंडिया में आता है वो एक्सेप्टेड है, तो क्यों लोकल पे लगाया जाए स्टॉक लिमिट? हाँ, वो एक मेजर है। दूसरा, ये साल इतना अच्छा प्रोडक्शन है, अगर इंडस्ट्री को लिमिटेशन आएगा बाइंग करने के लिए, तो किसान को वो माल किसान के पास रह जाएगा और उसको सही दाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो भी एक एंगल है कि भाई किसान को सही दाम देने के लिए। और दूसरा, स्टॉक लिमिट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स है, कोई स्टेट लिबरल है, कोई स्टेट में अलग है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, ये सारा चीज देखते हुए ऐसा लगता है कि भाई ये जो स्टॉक लिमिट लगाई है, हाँ, वो जरूरत नहीं है। और नॉर्मली स्टॉक लिमिट कहाँ लगती है? जब भी शॉर्टेज है तो, हाँ, यहाँ तो फ्लडिंग है, अपना इंपोर्ट का इतना फ्लड है, राइट, लोकल प्रोडक्ट का इतना है, हाँ, तो स्टॉक लिमिट की जो कोई यूटिलिटी नहीं रही है जी, एंड बिकम द इररिलेवेंट। जी, तो शुक्रिया जी, बिल्कुल शुक्रिया। वक्त की कमी है मिस्टर मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल संक्षेप में किशोर नारने, इन तमाम खबरों के बीच सोयाबीन में इंट्राडे में आपकी कॉल क्या होगी? जैसा मैंने पहले बताया कि सोयाबीन और सरसों दोनों में इसमें बिकवाली का राय है हम लोग का। सोयाबीन आप 2900 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 2940 का स्टॉप लॉस और 2820 का टारगेट के लिए। ठीक है, तो सोयाबीन में बिकवाली की राय है, 2820 का टारगेट होगा। इसके अलावा रिफाइंड सोया ऑयल में आप बाई कर सकते हैं 623 पे, 632 का टारगेट होगा। और आरएम सीड में आप 3735 के स्तर पर बिकवाली करें, 3665 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है आरएम सीड में।